मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टाइम में। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। इजराइल ने कर दी मिसाइलों की बौछार, ईरान की न्यूक्लियर साइट को कितना पहुंचा नुकसान। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, 7 लोगों की दर्दनाक मौत। बिजनौर में डायलिसिस के दौरान गई बिजली, जनरेटर में नहीं था तेल, जिला अस्पताल में मरीज की मौत पर बवाल। और अब खबरें विस्तार के साथ। इजराइल ने कर दी मिसाइलों की बौछार, ईरान के न्यूक्लियर साइट को कितना पहुंचा नुकसान। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। शनिवार की देर रात इजराइल ने तेहरान से लगभग 220 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित ईरान के नतांज परमाणु स्थल पर जोरदार हमला किया है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर मिसाइल की बौछार कर ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया। मैक्सा टेक्नोलॉजीज द्वारा जारी सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन द्वारा किए गए विनाश की कई तस्वीरें सामने आई है, जो इसका सबूत है कि कितनी तबाही मची हुई है। इजराइल की तरफ से कहा गया कि ईरान के परमाणु हथियारों के खतरे को कम करने के लिए और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए किया गया है एक लक्षित सैन्य अभियान है। इजराइल ने ईरान पर वैश्विक चेतावनियों की अवहेलना करते हुए परमाणु हथियार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है, जिससे कई परमाणु बम बनाने में सक्षम समृद्ध यूरेनियम भंडार की ओर इशारा किया गया है। ईरान ने लंबे समय से जोर दिया कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए ही है। हाल ही में जारी की गई हाई रेजोल्यूशन वाली सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान की प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स में नुकसान और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले नुकसान की पहले और बाद की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। ईरानी अधिकारियों से मिली जानकारी का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के अनुसार इजराइल के ऑपरेशन में नतांज और फोर्डो में ईरान के भूमिगत यूरेनियम संवर्धन स्थलों और इस्फहान में हुए यूरेनियम स्थल पर हमले शामिल थे। همین الان پدافند فوردو زد پهپادو انداختش। और अब अगली खबर। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, 7 लोगों की दर्दनाक मौत। केदारनाथ के गौरीकुंड के जंगलों में लापता हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है और केदारनाथ से तीर्थयात्रियों को लेकर वापस गुप्तकाशी लौट रहा हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के नजदीक धूरी खर्क के समीप क्रैश हो गया है। इसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। मृतकों में महाराष्ट्र के एक दंपति और उनका 23 महीने का बच्चा भी शामिल है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने दुर्घटना की पुष्टि की। घटना कल सुबह 5 बजे के करीब बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर आर्यन हेली एविएशन का बताया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे। गौरीकुंड के ऊपरी इलाके में घास काट रही नेपाली मूल की महिलाओं ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना दी। हेलीकॉप्टर नोडल अधिकारी राहुल चौबे और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की पुष्टि की। हेलीकॉप्टर भी दिखाना, हेलीकॉप्टर क्रैश हुई। आ गया लगी बच्चे यार, मैं बोन पड़ी आवाज है, बोन पड़ी आवाज हेलीकॉप्टर अभी जैसे आग लगी उसमें। ये को वीडियो तो लेबर जिंग गई ना लास्ट होगा। ये उस साइड 84 की साइड है नहीं, तो वो ये 84 की साइड है ना, ऊपर वाली 84 सोनप्या के ऊपर। हाँ सोनप्याग से ऊपर है ना ये। हाँ जो खड़िंजा वाला रास्ता है। हाँ टुकड़े पड़े उसके। इसमें और पास जाकर कुछ दिखाई दे रहा, उसके पास जाकर कुछ दिखाई दे रहा। अरे हेलीकॉप्टर के पास जाकर कुछ दिखाई दे रहा मैंने कहा। ये हेलीकॉप्टर कौन सा वाला है? सर ठीक ठाक स्वास्थ्य प्राण तुम्हारा बोन और हेलीकॉप्टर पड़ी यार, तो हेलीकॉप्टर पड़ी होगी तुम्हारा बोन अभी 2025। और अब अगली खबर। बिजनौर में डायलिसिस के दौरान गई बिजली, जनरेटर में नहीं था तेल, जिला अस्पताल में मरीज की मौत पर उठा बवाल।
डायलिसिस के बीच बिजली गुल होने से मशीन रुक गई। इस बीच जनरेटर में तेल नहीं होने से मशीन दोबारा नहीं शुरू हो पाई और डायलिसिस करवा रहे व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना के बाद जमकर बवाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला अस्पताल में डायलिसिस के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आरोप है कि अस्पताल के जनरेटर में डालने वाला डीजल महीनों से खत्म पड़ा था। इस वजह से जनरेटर नहीं चला और डायलिसिस बीच में एक रुक जाने के कारण मरीज की मौत हो गई। घटना के बाद अधिकारी अस्पताल पहुंचे तो वहां कई गड़बड़ियां मिली। इसके बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मामला बिजनौर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का है। फुलसंदा गांव के 26 वर्षीय सरफराज का पिछले 1 साल से जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। घटना वाले दिन भी वह डायलिसिस कराने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में बिजली कटने के बाद जनरेटर नहीं चलने से मौत का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि मृतक के 2 बच्चे हैं जिनके सिर से पिता का साया हट चुका है। सलमा क्या हुआ है आपके लड़के के साथ? मैं तो अच्छा बिच्छा लाई थी अपने को, 10 बजे है आ गई थी। डायलिसिस हो रही थी सबकी। मैंने कहा भैया किस टाइम लगेगी? 11 बजे डायलिसिस पे लगाया इन्होंने। सही था, डायलिसिस पे होती रही, 1 घंटे की हो गई थी। ये इन्हें बुलाया, तुम्हारा लड़का बुला रहा। उनका क्या कह रहा, मुझे ठंड लग रही। मैंने कहा बेटे दन का इंजेक्शन लगा दियो रे। अना हमारे पास ना है। मैं भागी मेडिकल पे गई, वहाँ से मैं वो लाई इंजेक्शन लाई। इंजेक्शन लगवा दिया। लगा दो रे, अन वो लगा देगा। मैंने कहा तू ही लगा दे रहे, वो लगा देगा। जब दूसरा ने इंजेक्शन लगाया, बीपी की गोली है कि वो दे दो। मैंने कहा बीपी ना पिए रे, मेरे बच्चे का बीपी ना पाया। मैंने दो भाई बीपी बढ़िया। फिर इसे बुखार हो गया। बोली भैया रे बुखार हो रहा बड़ी तेज, गोली ला के दे दो उसे सरकारी अस्पताल से। चली गई भगी, भैया गोली दे दी। रे उनने गोली दे दी, मैंने उसे गोली दे दी। कुछ देर के बाद वो बोला अम्मी चाय ला दे। मैंने चाय ला के दी। वो बोला अम्मी घबराहट सी हो रही। उनने कहा क्या हो रहा तुझे? अने घबराहट सी हो रही। कुछ और हो रहा है? नहीं। अच्छा तो क्या बोला इमरजेंसी में ले जाओ। और बच्चे को मैं कैसे ले जाऊँ रे इमरजेंसी में? मुझसे कैसे चला जाएगा रे? जब लाइट भागी, आधा घंटा ले लाइट ना आई। जब मैंने चाय ला के दी तो लाइट भागी पड़ी। जनरेटर नहीं चलाया? तेल ना था, 1 महीने से तेल ना मैं तो ऐसी करवा के ले जाती है। 1 घंटा 1 आधा घंटा एकदम भागो जावती लाइट मिनट पे। डायलिसिस सही ना हो रही थी। ऐसे कोई सही हो रही क्या डायलिसिस? आपने इसकी शिकायत करी है प्रशासन से? आज भी आए थे, वेताधिकारों के चक्कर में ही तो मरे फिर रहे थे वे। जब भी तो जल्दी से ध्यान नहीं दिया। अम्मा तुम ले जाओ, मुझसे तो ना उठता भैया। जब उसका देख लिया नहीं, इसका काम हो गया ना, इमरजेंसी में ले जाओ। जब जा रहा भागे में। और सरकारी आदमी भी वहीं बाहर खड़े थे, फिर उन्होंने अंदर जाकर देखा। उतने कम वक्तों ने किसी ने भी कुछ ना करा। अरे कुछ तो कह देते। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के अंदर जो विदुर मेडिकल कॉलेज है, वो पीपी मॉडल पर विदुर मेडिकल कॉलेज में पीपी मॉडल पे डायलिसिस सेंटर जो है वो पीपी मॉडल पे दे रखा है। लेकिन उसकी देखरेख मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को करनी है। वहां पर कल जो घटना घटी है वो घटना इतनी निंदनीय और शर्मसार कर देने वाली है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर और जनमानस को झकझोर देने वाली एक घटना वहां घटी है। वह घटना सरफराज नाम का एक व्यक्ति डायलिसिस कराने के लिए मेडिकल कॉलेज आता है। वहां जनरेटर में तेल नहीं है, बिजली चली गई और डायलिसिस मशीन बंद हो गई, जिसके कारण सरफराज की मौत हुई। ये मौत कोई अचानक हुई मौत नहीं है। इस मौत के में हत्या का मुकदमा दोषियों के खिलाफ होना चाहिए। जिलाधिकारी और सीडीओ महोदय ने वहां पहुंचकर देखा और उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई है। लेकिन सरकारी जांच जिस तरह से चलती है उसी तरह से ये जांच होने के बाद अगर दोषियों को बचाने का प्रयास किया गया तो हम संघर्ष के लिए मजबूर होंगे। और आज इस संबंध में हमने प्रमुख सचिव हेल्थ उत्तर प्रदेश और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ साथ जिलाधिकारी बिजनौर को भी पत्र भेजा गया है और हेल्थ मिनिस्टर और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को भी मेल के माध्यम से चिट्ठी भेजी गई है। मंडलायुक्त महोदय से भी वार्ता की गई है। इसमें हत्या का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए, जो भी इसमें दोषी हैं, जो लोग भी। ये घोर लापरवाही है, घोर निंदनीय है। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती तो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इस संबंध में पहले भी कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी किसी पीएचसी सीएचसी पे डॉक्टर नहीं है और जिला अस्पताल के अंदर और मेडिकल कॉलेज के अंदर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं।
अभी तक मेडिकल कॉलेज का एक सेशन चल चुका है। अभी तक कैडेवर यानी कि मृत शरीर, उस मृत शरीर से बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं एमबीबीएस के, उन बच्चों को नर्व्स वगैरह पढ़ाई जाती हैं। अभी तक कैडेवर उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में भी कई बार कहा गया है, लेकिन बच्चों का जीवन बर्बाद करने में प्राचार्य यहाँ लगी हुई हैं और वो प्राचार्य महोदय जो यहाँ है मेडिकल कॉलेज की, वो केवल धन उगाही में लगी हैं। तो आज इस संबंध में पत्र भेजा गया है और हमारा अनुरोध है कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई इस संबंध में होनी चाहिए। जिला अस्पताल बिजनौर में संचालित डायलिसिस सेंटर, जो एक प्राइवेट एजेंसी एस्काइप संजीवनी के नाम से, जिसको पीपीपी मोड पर दिया गया है और 2020 से उसको टेंडर था, जो डायलिसिस सेंटर हमारे जनपद में चला रहे हैं, उस सेंटर की जांच जो है कल सीडीओ साहब द्वारा करी गई और जांच में कई कमियां वहां पर पाई गई। साफ सफाई की व्यवस्था सही ना होना, प्रॉपर हाइजीन स्टैंडर्ड्स मेंटेन ना करना, एक फुल टाइम डॉक्टर की अवेलेबिलिटी ना होना, टेक्नीशियंस की नंबर्स में कमी, स्टाफ नर्स की तैनाती ना होना, कई सारी कमियां जो हैं वहां पर पाई गई। इसके साथ साथ वहां पर बिजली जाने पर बैकअप के रूप में जनरेटर सेट और उसमें अवेलेबल डीजल जो है वो होना जरूरी था, मैंडेटरी था, ताकि मशीनें उनकी चलती रहें। उसकी भी जो है उन लोगों ने फैसिलिटी नहीं करी हुई थी, जिस वजह से वहां पर एक कैजुअलिटी कल हुई है। उसका संज्ञान लिया गया और सीडीओ साहब जो है इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं, जिसके आने पर जो एजेंसी है जो इसका संचालन कर रही थी, उनके खिलाफ एफआईआर के लिए और ब्लैकलिस्टिंग के लिए लिखा जाएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारी जो वहां पर नोडल थे, जिनको उनको सुपरवाइज करना था कि एजेंसी प्रॉपर काम कर रही हो, और जिनकी सुपरविजन प्रॉपर ना होने की वजह से ये जो लापरवाही जो है वहां हुई है, उन अधिकारियों के खिलाफ भी रिपोर्ट भेजी जाएगी। और अब अगली खबर, भारत को करीबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 2 से 3 मिली हार, वैष्णवी ने हासिल किया खास मुकाम। भारतीय महिला हॉकी टीम को रोमांचक मुकाबले में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 2 से 3 से हार का सामना करना पड़ा। FIH हॉकी प्रो लीग 2024-25 में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ था। इस मैच में शुरुआत में 3 गोल से पिछड़ने के बाद भारत के महिला खिलाड़ियों ने धमाकेदार वापसी की और लगातार 2 गोल कर मैच को रोमांचक बना दिया, लेकिन अंत में वो जीत से चूक गई। रोमांचक मुकाबले में भारत को मिली हार दन के ग्लेविल हॉकी एंड टेनिस सेंटर में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए कॉटनी शॉनल, लेक्सी पिकरिंग और टैटम स्टीवर्ट ने गोल किए हैं और स्कोर 0-3 कर दिया। इसके बाद भारत ने दीपिका और नेहा के गोल की मदद से वापसी की और स्कोर 2 से 3 कर दिया। इस मैच के 46वें मिनट में भारतीय आक्रमण ने लगातार 3 पेनल्टी कॉर्नर जीते, लेकिन गोल में तब्दील नहीं हो पाए और स्कोर में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके चलते भारत को हार का सामना करना पड़ रहा है। और अब अगली खबर, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के समर्थन को विदेश मंत्री ने सराहा। कई अहम मुद्दों पर हुई बात।
भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में फ्रांस के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। अपने दौरे पर विदेश मंत्री ने भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि भी की। विदेश मंत्री 11-14 जून तक फ्रांस दौरे पर रहे। विदेश मंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। इस मुलाकात में विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का संदेश राष्ट्रपति मैक्रोन को दिया, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया गया था। दोनों पक्ष हॉरिजॉन 247 रोड मैप को लागू करने पर भी सहमत हुए। साथ ही रक्षा उद्योग को लेकर भी सहमति बनी। बयान में कहा गया है कि भारत फ्रांस के रिश्तों में अविश्वास साझा महत्वाकांक्षाएं दिखाई दी। अगली खबर, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का बयान सामने आया, जो बच्चू से लगातार संपर्क में कुछ मांगे नीतिगत निर्णय के लिए समय आवश्यक है। बच्चू के आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र सरकार सक्रिय है और खुद राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और बयान जारी कर बताया कि पिछले 5 दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से बच्चू से संपर्क बना हुआ है। उन्होंने कहा कि बच्चू की मांगों को लेकर संबंधित विभागों के मंत्री और प्रधान सचिवों के साथ चर्चा की गई। आज मैं स्वयं बच्चू से मुलाकात करूंगा। प्रशासन की ओर से उन्हें ATR यानी कि एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सौंपा गया है। मंत्री बावनकुले ने यह भी स्पष्ट किया कि बच्चू की कुछ मांगे नीतिगत स्तर की है, जिन पर निर्णय लेने के लिए मंत्रिमंडल के साथ चर्चा जरूरी है। इसके लिए बजट में आर्थिक प्रावधान भी करना होगा। बच्चू से कुपोषण वापस लेने की अपील बावनकुले ने देश में हाल ही में हुई अहमदाबाद विमान दुर्घटना का जिक्र करते हुए कहा, देश जिस दुखद समय से गुजर रहा है, ऐसे में बच्चू को कुपोषण वापस लेना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वे हमारी बात सुनेंगे और संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेंगे। सोडवण्यासाठी जे आहे सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहे, काय सांगाल, काय भूमिका असणार आहे, कुठल्या मागण्या मान्य केल्या जातील? मागच्या 5 दिवसापासून मी माननीय बच्चू कडू यांच्या संपर्कात आहे। आमच्या कलेक्टरच्या माध्यमातून मी त्यांच्याशी बोलतो आहे। स्वतः कलेक्टर त्या ठिकाणी 3 दिवस झाले त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा शासनाशी समन्वय करत आहे। मी समन्वय करतो आहे। काल मी संपूर्ण प्रधान सचिव आणि संपूर्ण मंत्री जे त्या विभागाशी संबंधित आहे, माननीय पंकजाताई, माननीय भरत गोगावलेजी, माननीय आमचे त्या ठिकाणी सर्व मंत्री जे संबंधित आहेत त्यांच्याशी बोलले आहेत। आणि आज संजय राठोडजी त्या ठिकाणी जाणार होते। मी आज त्यांना स्वतः जाणार आहे। त्यांना विनंती करणार आहे की जे काही ऍक्शन टेकन रिपोर्ट आहे, जो त्यांनी दिला आहे, शासनाने त्यांना दिला आहे, ज्या विषयावर त्यांच्या मागण्या त्यावर ऍक्शन टेकन रिपोर्ट जो आहे तो आम्ही त्यांना दिला आहे। काही मागण्या धोरणात्मक आहे, त्याला थोडा मंत्रिमंडळासमोर जावं लागेल, काही फायनान्शियल त्या ठिकाणी प्रोव्हिजन करावे लागतील, काही बाबी बजेटमध्ये आणाव्या लागतील, त्याच्यानंतरच त्याचे निर्णय होणार आहे। पण देशातली अहमदाबादची घटना बघता आणि एवढा मोठा आघात बघता देशावरचा, मी त्यांना विनंती करणार आहे की किमान अशा काळामध्ये आपलं उपोषण मागे घ्यावं आणि मला वाटतं ते माझं म्हणणं ऐकतील। आज बच्चूकडूंचं आंदोलन संपेल असं मला असं वाटतं की त्यांनी थोडा देशातली परिस्थिती विचारात घेता आणि राज्य शासनाचा पुढाकार लक्षात घेता त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावं अशी त्यांना मी विनंती करणार आहे। संजय राठोड यांना परतावं लागलं, ते गेले होते म्हणजे उपोषणासाठी गेले होते आणि तिथून त्यांना परतावं लागलं। त्यांच्या विरोधात संजय राठोड हाय हाय अशा प्रकारचे नारे सुद्धा तिथून कार्यकर्त्यांना 17 मागण्यांवर ठाम आहे। त्यामुळे असं आहे की जर मंत्री त्या ठिकाणी जात असतील आणि त्यांच्या निवेदनावर आमचं सरकार विचार करत असेल तर या पद्धतीचं मग कोण जाणार? मग तसं संजय राठोड गेल्यानंतर असं होत असेल, मी स्वतः जातोय, मी स्वतः यांची समजूत काढणार आहे। पण थोडा जरा हा जो त्यांचा कार्यकर्त्याकडनं जे सुरू आहे, त्यांना आमची विनंती आहे की शासनाचं म्हणणं ऐकून घेतलं पाहिजे, शासनाचं त्या ठिकाणी चर्चा केली पाहिजे। या पद्धतीने त्यांना कोणी मंत्री गेला तर त्यांना या पद्धतीची वागणूक देऊ नये। जो घटना हुई उसको कांग्रेस ने कहा है कि नाइट प्याज होनी चाहिए, इसके ऊपर आरोप लगाया है। केंद्र सरकार पूरी तरह से वहां पर कुल अपना जितना भी योगदान है, जो भी सरकार की जवाबदारी है वो पूरी कर रही है। माननीय अमित भाई खुद वहां गए हैं, प्रधानमंत्री जी गए हैं, हमारे सारे सरकार के जितना भी जो करना चाहिए सरकार ने सारा किया है। मुझे लगता है कि ये समय टीका टिप्पणियों का नहीं है। ये समय जब पूरी इंक्वायरी होगी तब बात करने का समय है। ये समय तो बहुत दुख वाला समय है।
ये समय में अपोजिशन ने इस समय पर सरकार को कोसने के बजाय इस दुख में जो परिवार है उस परिवारों को कैसा हम संभाले, इसके लिए बातें होनी चाहिए, इसके लिए काम होना चाहिए। शरद पवार राष्ट्रवादी ने पत्र लिखा है जो आदिवासी इलेक्शन जो हुआ था विधानसभा में, जिस तरह से घोटाले हुए नहीं, मैं आज इसमें बात नहीं करूँ। धन्यवाद। और अब अगली खबर। वाशी में वरिष्ठ नागरिक से 4 करोड़ 76 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वाशी इलाके में एक वरिष्ठ नागरिक से 4 करोड़ 37 लाख रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठगी के इस वारदात में पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी ने निवेश के नाम पर झूठे दस्तावेज और फर्जी वादों के जरिए पीड़ित वरिष्ठ नागरिक को भरोसे में लेकर भारी रकम हड़प ली। जैसे ही पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ, जिन्होंने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। वाशी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और संभावना है कि उसने और भी लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। मामले की गहराई से जांच की जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों को सावधानी बरतने और अज्ञात निवेश योजनाओं से दूर रहने की सलाह दी गई है। एक सीनियर सिटीजन आहेत, त्यांना व्हॉट्सअप आणि इतर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कॉन्टॅक्ट करून त्यांना शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी सांगण्यात आलं आणि सुरुवातीला त्यांना एक ॲप डाउनलोड करण्यात आलं आणि वेगवेगळ्या बँक अकाउंट्समध्ये त्यांनी पैशाची इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी त्यांना सांगण्यात आलं। ज्यावेळेला त्यांनी त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायला सुरुवात केली त्यावेळेला सुरुवातीच्या टप्प्यामध्येच त्यांना खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यामध्ये प्रॉफिट दिसायला लागले। प्रॉफिट दिसल्यामुळे त्यांनी त्यांच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट वाढवत गेले आणि त्यानंतर सुरुवातीच्या वेळेला त्यांनी विड्रॉलचा प्रयत्न केला। विड्रॉल करून पण त्यांना थोडीफार रक्कम आली, त्यामुळे त्यांचा विश्वास वाढला आणि त्यामुळे त्यांनी त्याच्यामध्ये जास्त पैसे वाढवत गेले। शेवट असं झालं की त्यांनी जवळजवळ 4 कोटी 73 लाख रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट केली आणि ज्यावेळेला त्यांनी पैसे काढण्यासाठी विनंती केली त्यावेळेला त्याच्यामध्ये जवळजवळ 8 ते 9 करोड रुपये त्यांना प्रॉफिट दिसत होता, परंतु त्यांना पैसे काढता येत नव्हते आणि त्यांनी त्यांच्याकडे विचारणा केली। हे सगळं चॅटिंग हे व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून होत असतं, कुठेही कॉल वगैरे होत नाहीये। त्यामुळे त्यांनी त्यांच्याकडे विनंती केली की माझे पैसे मला काढायचे आहेत, परंतु त्यांच्याकडे अधिक पैशाची मागणी करण्यात आली। त्यावेळेला त्यांच्या लक्षात आलं की आपल्या बाबतीत सायबर फ्रॉड झालेला आहे, फसवणूक झालेली आहे। त्यांनी आमच्याकडे FIR दाखल केला। आम्ही त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केलं असता निदर्शनास आलं की या बँकेमधून जो पैसा पुढे गेलेला आहे तो आपल्या पनवेल भागातील एका बँक अकाउंटमध्ये गेलेला आहे। त्याच्यामध्ये जवळजवळ 62 लाख रुपये जमा झालेले होते आणि ते तात्काळ पुढे गेलेले। आम्ही त्याच्यामध्ये सर्व डिटेल्स मागवले आणि त्या बँक अकाउंट होल्डरला उचललं तर लक्षात आलं की त्याने महादेव कन्स्ट्रक्शन नावाच्या एका कंपनीच्या नावावर ते बँक अकाउंट काढलेलं आहे आणि त्याच्यामधून त्याने तो पैसा बाहेर पुढे दिलेला आहे आणि त्याने सांगितलं की याच्यामध्ये त्याचा साथीदार पण आहे। तो वाशिम जिल्ह्यातून आम्ही त्याला अरेस्ट केलं। या दोघांनी मिळून एक याच्यामध्ये पाहिजे आरोपी आहे, त्याच्या माध्यमातून हे बँक अकाउंट पुढे देऊन भारतातील वेगवेगळ्या ठिकाणून हा पैसा विड्रॉ केलेला होता। अशा पद्धतीनं आम्ही याच्यामध्ये 2 आरोपींना अरेस्ट केले, त्यांना 5 दिवस पोलीस कोठडी आम्ही घेतलेले। वाशी जो एरिया आहे त्या भागातील आहेत आणि त्यांच्या बाबतीत ते साधारणतः सीनियर सिटीजन आहेत आणि ते चांगले शिक्षित आहेत। और अब अगली खबर। नागपुर के महाल क्षेत्र में गांधी गेट के पास स्थित राजकमल कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, 3 लोग घायल। महाल क्षेत्र के गांधी गेट के पास स्थित राजकमल कॉम्प्लेक्स में रविवार को अचानक भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर ज्वलनशील पदार्थ मौजूद होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण किया। महाल इलाका बाजार और घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। इसके साथ ही पुलिस बल ने सुरक्षा की दृष्टि से घटनास्थल को घेर लिया। दमकल कर्मियों के साथ स्थानीय नागरिक भी आग बुझाने में सहायता कर रहे हैं। इस हादसे में अब तक 3 लोगों को घायल होने की खबर मिली है। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। घटना की अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।
अरे तुम भी तो उतरे ना मेरे सामने की बात अरे तुम भी तो उतरे ना मेरे सामने की बात आग इतना कंटिन्यू ये दोनों हम जैसे ऐसा लगा कि दम गिरा आज कंटिन्यू नाइट पे आता कि आग लगी भाई हमारा पूरा बालकनी चल गया मैं पानी से अरे साइड दो संजू भैया अंदर का ठीक है अंदर का संजू भैया ये बेटा लिया और अब अगली खबर।
रघुवंशी दंपति 22 मई को नौगरियांट पहुंचे थे। मेघालय के प्रसिद्ध नौगरियांट गांव और डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि यहीं पर राजा और सोनम रघुवंशी अपनी हनीमून यात्रा के दौरान कुछ समय के लिए ठहरे थे। स्थानीय होमस्टे के मालिक कॉन्स्टेंटाइन ने बताया कि वो 22 मई को हमारे होमस्टे पर आए थे। करीब शाम 4:30 बजे पहुंचे और एक रात हमारे साथ रहे। अगली सुबह 5:30 बजे वो यहाँ से रवाना हो गए। नौगरियांट अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और जीवित पेड़ों से बने पुलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये स्थान हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन हाल ही के घटनाओं ने इसे एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। इस क्षेत्र की शांति और पारंपरिक होमस्टे संस्कृति न केवल सैलानियों को सुकून देती है, बल्कि स्थानीय जीवन से भी उनका सीधा परिचय कराती है। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो इस बार इसकी जो मर्डर मिस्ट्री है, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस चला रही है, पुलिस उसको जांच कर रही है। राजा और सोनम कब आए थे यहाँ पर इस होम स्टे पर, और कितने दिन रुके थे, और कितने बजे आए थे, और कौन सी तारीख को वो लोग आए थे? Awan kono tarik te asa kono min ini. Kiwan ar tarik janmit. Kapur sausiteng san baje ta janmit. तो इन्होंने बोला ऐसा 22 तारीख आया था इधर में, शाम का टाइम में, ऐसा 4:30-5 बजे तक इधर में पहुंचा। उसके बाद इधर आया तो रूम मांगा, तो रूम दिखाया तो इन लोग रुक गया एक रात के लिए। कितने दिन वो लोग यहाँ पे रुके थे और कितने बजे, उसके बाद कब वो लोग यहाँ से निकले? Kono asa kono min te mi kono bayi mestem. Tangsi mit. One night na. Ami kono bayi. Morning mestep ki mi san siteng ne. Pergi om ban lek sa parking bat sa sora. रात में एक रात रुका है इधर में, तो उसका बाद सुबह निकला इधर, जैसा 5:30 बजे इधर से निकला, तो इन लोग पार्किंग में चला गया। उसके बाद में इन लोग बोला चेरापूंजी में चला जाएगा। तो क्या लगेज वो लोग लेके आए थे या कैसे आए थे वो लोग, और कुछ बातचीत हुआ था आपसे? सिर्फ वो लोग आए या रुके या कहीं पे और गए थे, या कुछ कहीं पे घूमने भी गए थे? Kitla ya keren ya Sukano ya Dorka ini tay no. Bakiwan kila sim garum segi la di kopi to kila di kopi na kirung yang harum na kila rung narum kimi ki ai bisa ya u gan berkabai rum haka long haka moring kawais. तो एक ठू लगेज लेके आया बैंक, तो उसका बाद में इधर में इन लोग को पूछा रूम के लिए, तो इनका वाइफ में रूम दिया था इन लोगों को, तो इन लोग रुकाए। तो उसका बाद में लगेज अंदर में रखा, उसका बाद में बाहर निकला, कॉफ़ी मांगाए, इन लोग पिया, उसके बाद में अंदर रूम में चला गया। तो रात में खाना खाया था। रात में क्या था? Rat for dinner order roti sabji. उसको कुछ लगा था क्या, कुछ इस तरह का घटना होने वाला है, कुछ ऐसा पता चला था आप लोग? I baya I yali penat yali no. Teko kami kumjuk pemarang kita res untuk kilong ya enjoy ya subha untuk kan. तो लोग कुछ नहीं देखा, जो लोग जो आएगा ऐसा ही लोग भी, ऐसा कोई झगड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं था। कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा कुछ? नहीं कुछ नहीं। क्या उनके साथ और कुछ लोगों को देखा गया है इधर इस साइड में? आप लोगों ने किसी और को देखा, और किसी 3 लड़के या 4 लड़कों को देखा है यहाँ पे? I berbayawan lang lem kita, lain nilai saud. Kami नहीं देखा। सिर्फ ये दोनों ही देखा। बॉडी कहाँ से मिली थी? बॉडी कहाँ पे मिला था? नंगनोnyat yang ban। बॉडी कहाँ पे मिला था? बॉडी तो ऊपर वही साउडों का तरफ में मिला था। कितने दूर है यहाँ से? यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या? यहाँ से पार्किंग तक भी ऐसा 3 घंटा 3.5 घंटा लग जाएगा पैदल चलने का। उसके बाद में उधर से गाड़ी तो सोचो आधा घंटा, पार्किंग से वहाँ जो मारा गया इसे आधा घंटा लगेगा। तो क्या कोई स्पॉट है या ऐसा? हाँ स्पॉट है, वही साउडोंग है। वही साउडोंग वहीं पे अभी क्या वहाँ पे लोग जाते हैं?
अभी तो नहीं, अभी तो कोई नहीं जाता क्योंकि उधर में अभी तो बंद है ना, नहीं। यही तो दिक्कत है वो 10 नंबर राजा सीरियस रोटी चावल कितने तारीख को आए थे? और अब अगली खबर। गढ़चिरौली में कांग्रेस की शेतकरी न्याय पदयात्रा का आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ के नेतृत्व में किसानों की आवाज बुलंद। महाराष्ट्र में किसानों की समस्याओं और उनके अधिकारों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा शेतकरी न्याय पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा का उद्देश्य कर्ज माफी, उचित फसल दाम, सिंचाई सुविधा और किसानों के लिए ठोस नीतियां लागू करने की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाना था। हजारों की संख्या में किसान कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक इस पदयात्रा में शामिल हुए। इस दौरान हर्षवर्धन सपकाळ ने कहा, सरकार किसानों से केवल वादे करती है लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। इस पदयात्रा ने गढ़चिरौली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आंदोलन को कोई नई ऊर्जा दी है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि ये केवल शुरुआत है और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। एकत्र न येण्यामागे भाजपचा हात आहे असं तुम्हाला वाटतं? आता असं आहे की मी अलीकडेच आत्ता बोलताना म्हणालो, एक सर्व्हेमध्ये स्पष्ट होतं की भारतीय जनता पक्ष एक नंबरचा मुंबईमध्ये आत्ताच्या सर्व्हेमध्ये जरी असला तरी त्याच्या पाठीमागे उद्धव ठाकरेंचा पक्ष आहे, त्यानंतर आमचा पक्ष आहे। राज ठाकरेंना जवळपास 8-10% मतं ते नेहमी मिळतात। त्यांची मतं आणि उद्धवजींची मतं मिळाली दोन भावांची तर तिकडे निर्विवाद त्यांना बहुमत मिळेल मुंबईमध्ये। आम्ही तर पुन्हा आहोतच, नेहमी आमचे 25-30 नगरसेवक मुंबई महानगरपालिकेमध्ये असतातच, 30-35 पर्यंत जातो आम्ही, तेवढे आमचे नगरसेवक असतात। अशा परिस्थितीमध्ये ही सत्ता मुंबईची जाऊ नये, मुंबई राज ठाकरे उद्धव ठाकरेंच्या हातात राहू नये, ती भाजपला हवीच आहे आणि ती यासाठी हवी आहे की अदानीला ती द्यायची। त्यामुळे
ही सगळी भूमिका यामागची आहे. आणि राज ठाकरेंच्या संदर्भात हे जे युतीचं वय होतं त्यावेळेसच अनेकांच्या भावना होत्या की राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एकत्र यावेत, ही जनभावना होती आणि आमची इच्छा होती की दोन भाऊ एकत्र यावेत. परंतु हे आज जी झालेली काल जी काय भेट झाली, या भेटीतून हाच अर्थ निघतो की राज ठाकरेंच्या राजकीय विश्वासार्हतेवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेलं आहे. या आंदोलन आणि मोर्चा नेमकं काय त्याचं आयोजन? नाही, शेतकरी या जिल्ह्यातील भूमिपुत्र, बेरोजगार आणि एकूणच ज्या निवडणुका झाल्या त्या सगळ्या 8-10 विषयाला घेऊन आम्ही आज काँग्रेसतर्फे मोर्चा आणि पदयात्रा काढली गेली. यामध्ये मुख्य करून शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा विषय होता. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची घोषणा केली गेली. जाहीरनाम्यामध्ये प्रसिद्ध सांगितलं, छाती फाटेपर्यंत आणि गळा कोरडापर्यंत ओरडलेत आम्ही कर्जमुक्ती देतो म्हणून. मग सरकार का गुमजाव केलाय? बोनस नाही, 8 महिन्यापासून धानाचा बोनस जाहीर केला, पण अजूनही 8-9 महिने झालेत, बोनस मिळत नाही, कर्जमाफीचा पत्ता नाही. त्या शेतकऱ्यांना अद्यापही पीक कर्ज मिळत नाही मागची थकबाकी म्हणून. त्यांनी शेती कशी करायची? आणि अजूनही रब्बी पिकांचं जे नुकसान झालं अवेळी पावसामुळे, अवकाळी पावसामुळे आणि गारपिटीमुळे, त्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना किंवा भाजीपाला शेतकऱ्यांना अद्याप त्यांचा सर्व्हे होऊन प्रस्ताव सुद्धा सरकारकडे गेला नाही. एवढं निर्दयी सरकार कसं असू शकतं? ही आमची भूमिका. आणि त्यासाठी या शेतकऱ्याला न्याय मिळाला पाहिजे, कर्जमाफी झाली पाहिजे, त्यांचं बोनसचे पैसे तुम्ही घोषणा केलेले बोनस मिळाला पाहिजेत. आणि धानाला जे 69 रुपये फक्त तुम्ही एमएसपी वाढवली, ती किमान 300-400 रुपये तरी वाढवायला पाहिजे. काय होणार आहे 69 रुपयांनी? महागाई वाढते, त्या दरामध्ये ज्या पद्धतीनं वाढते त्याला धरून जे काही आता पेस्टिसाईडचे दर वाढलेत, खतांचे दर वाढलेत, मजुरी वाढली आणि हे सगळ्या गोष्टी वाढल्यानंतर डिझेलचे दर वाढलेत. तुम्ही 69 रुपये त्यांच्या तोंडाला का पाणी पुसता? शेतकऱ्यांच्या का फसवणूक करताय? हा आमचा प्रश्न होता. खरीप रब्बी पिकाच्या जोने धान खरेदी केले जात नाही. ते धान उत्पादक शेतकरी आज रडतोय, कारण प्रचंड नुकसान त्याचं त्या ठिकाणी झालेलं आहे. आणि याबरोबर स्थानिक रोजगारामध्ये, आपल्या उद्योगामध्ये 80% लोकांना रोजगार द्या, बाहेरच्या लोकांना भरू नका. ही स्पष्ट भूमिका आमची आहे. रोजगाराला बघा, उद्योगाला आमचा विरोध नाही, पण त्या उद्योगामध्ये स्थानिकांचा फायदा झाला पाहिजे, नाहीतर निर्वासित होतील. मुंबई बाहेर मराठी माणूस फेकला गेला, आता आमच्या अध्यक्षांनी सांगितलं त्याप्रमाणे इथला स्थानिक माणूस बाहेर फेकला जाईल आणि ही गडचिरोली ही परप्रांतीयाची होईल. मग इथला स्थानिक जो काही संस्कृती आहे, संस्कार आहे, इथला माणूस आहे, त्याच्यावर त्याचा जो हक्क आहे तो डावलण्याचं पाप होईल. त्यामुळे त्या ठिकाणी कुठल्याही उद्योगात 80% कंपल्सरी भरा आणि आणि त्या माणसाला काम द्या, ही त्यामागची भूमिका आहे. आणि शेतकऱ्याला शेतजमिनी घेत असताना त्याची नोकरी आणि तरी त्याला योग्य मोबदला, या संदर्भातला आजचा हा मोर्चा होता. त्याबरोबरच ज्या जगलेरी करून, बेमानी करून या सरकारने निवडणुका लढल्या, म्हणजे निवडणुकीत विजय मिळवला, त्यावर राहुलजींनी जी भूमिका मांडली त्यावरही आमचा आज निषेध होता. खरं तर हे सरकार असंवैधानिकपणे त्या खुर्चीवर बसलेलं आहे. असं होऊच शकत नाही की ज्या पद्धतीनं राहुल गांधींचा लेख आता आहे त्यावर बोलायला पुन्हा 5 मिनिट लागतील. पण मी एवढं एकच सांगेल की निवडणुकीच्या मध्ये, विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये एवढी मतं वाढलीत कशी? आणि 6 वाजतानंतर ज्या मतांची वाढ झाली आणि विधानसभेमध्ये आणि लोकसभेच्या मध्ये 5 वर्षामध्ये वाढलेली मतं आणि 5 महिन्यात वाढलेली मतं, हे होऊच शकत नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की हे सरकार बेमानी करून सत्तेवर आलेलं सरकार आहे. ठाकरे म्हणतात संभाव्य त्याला आजच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज ठाकरे यांच्या भेटीमुळे पूर्णविराम लागला आहे असं बोललं जातं. नाही, आता असं आहे की शेवट 2 राजकीय नेते मिळतात आणि असं म्हणत नाही की कोणी एकमेकाशी हात सेकंड केले, चहा पिले, कॉफी पिली आणि मग तुमच्या घरचे कसे आहेत, आमच्या घरचे कसे आहेत, एवढ्यासाठी होत नाही. राजकीय चर्चा नक्कीच होती ती. आणि ती राजकीय चर्चा नेमकी काय झाली ते बंद रूममध्ये झालेली आहे. त्यांच्याकडून कुठल्या तरी प्रकारचं काही ना काही बाहेर आलं की त्या चर्चेच्या संदर्भात त्यांचे प्रवक्ते किंवा त्यांच्या जवळचा माणूस काहीतरी सिग्नल दिला, त्यावेळेस कळेल की या नेमक्या भेटीचा अर्थ काय होता. पण आता ताजी जी घटना आहे, ज्या काही अलायन्स या 2 भावाच्या एकत्र येण्याची, त्या पार्श्वभूमीवर झालेली ही भेट ही राज ठाकरेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणार आहे. वारंवार भूमिका बदलणं हे महाराष्ट्रातील जनतेला आवडणार नाही, असं ही जनता आवडत नाही, हे येणाऱ्या काळामध्ये दिसून येईल. और अब अगली खबर, उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसा, केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
मंगलवार सुबह उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा हुआ जब श्री केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी की ओर जा रहा एक हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें 6 यात्री और एक पायलट शामिल थे। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की सीईओ सोनिका ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 5:30 बजे हमें सूचना मिली कि एक हेलीकॉप्टर जो केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए रवाना हुआ था वो ट्रैक पर नहीं, उसका कोई पता नहीं चल रहा। कुछ समय बाद ये जानकारी सामने आई कि हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और राहत एवं बचाव कार्य से जुटी हुई है। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। एक दुखद घटना सामने आई है जो केदारनाथ जो हेली सेवा है वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इसको क्या अपडेट है? आज सुबह करीबन 5:30 बजे के करीब ये सूचना आई कि आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर जो है जो केदारनाथ जी से चला था और काशी के लिए वो लोकेट नहीं हो रहा है। और उसके कुछ समय बाद पता चला है कि गौरीकुंड के पास कहीं एक क्रैश की सूचना आई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल ही रहे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट की आपदा की टीम है वो भी वहां पे पहुंच गई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। उसके बाद सारा कंफर्मेशन होगा कि उसमें कौन कौन लोग थे और आगे की जानकारी आएगी। लेकिन जो अभी मैनिफेस्ट के हिसाब से बताया जा रहा है उसमें 6+1 लोग थे, एक पायलट और 6 लोग थे। अगली खबर, रूस ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा, परमाणु मसले पर मध्यस्थता की बात पर दिया जोर। ईरान और इजरायल के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इजरायल के हमलों के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। देखते ही देखते ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल इजरायल पर दागी है। दोनों देशों के बीच का ये तनाव एक भयावह संकट की ओर इशारा दे रहा है। हालांकि अब इस तनावपूर्ण स्थिति में रूस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शनिवार को इजरायल की तरफ से ईरान पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने और ईरान इजरायल तनाव को कम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगली खबर, केरल में कई विकास परियोजनाओं का प्रियंका गांधी ने किया उद्घाटन। केरल के कलपेट्टा में वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल डिस्पेंसरी वाहनों को, इस मौके पर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसा प्रयास ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने में मददगार होंगे। साथ ही उन्होंने स्थानीय जनता को कहा कि वे इन सुविधाओं का भरपूर उपयोग करें ताकि स्वास्थ्य सेवाएं अधिक प्रभावी बन सके। इस अवसर पर कई अन्य परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया जो क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। അന്നത്തെ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഷിജിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് MLA ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 20 lakhs ചെലവഴിച്ചുള്ള CM മെഷീന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ और अब अगली खबर,
जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 की तैयारियां जोरों पर है। 27 जून से होगी शुरुआत, 5 जुलाई को होगी बहुधा यात्रा। ओडिशा के पुरी क्षेत्र में विश्वविख्यात जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। यह भव्य धार्मिक उत्सव 27 जून से प्रारंभ होगा, जबकि बहुधा यात्रा यानी वापसी यात्रा 5 जुलाई को मनाई जाएगी। इस ऐतिहासिक उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को विशाल लकड़ी के रथों में बैठाकर लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में गुडिंचा बंदरी तक ले जाया करते हैं। तीनों देवता एक सप्ताह तक वहां निवास करते हैं और फिर रथों द्वारा पुनः श्री मंदिर लौटते हैं। पूरी प्रशासन, सेवायत, कारीगर और स्वयं सेवक मिलकर इस महायात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर रथ निर्माण, सड़कों की मरम्मत, जल व स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था तेजी से की जा रही है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु देश विदेश से इस यात्रा में भाग लेने के लिए पुरी पहुंचते हैं। ये पर्व न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ఎవరే కారే
और अब अगली खबर। रक्षा एक्सपो ग्राउंड में 60,244 नवचयनित पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक भव्य समारोह के तहत 60,244 नवचयनित पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। यह आयोजन रक्षा एक्सपो ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। ये नियुक्ति प्रक्रिया प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। यूपी पुलिस बल में यह अब तक की सबसे बड़ी एकमुश्त भर्ती में से एक है। कार्यक्रम के दौरान केंद्र और राज्य स्तर के वरिष्ठ अधिकारी, नवचयनित कांस्टेबलों के परिजन एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहेंगे। समारोह को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य पुलिस बल को युवा, ऊर्जावान और सक्षम बनाना है, जिससे प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सुशासन को और अधिक बल मिल सके। और अब फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।